हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाय लॉ एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत एक टॉपिक है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप एंड कंपनी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उन डिफरेंसेस को हम लोग इस लेक्चर में देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में पार्टनरशिप एक्ट के जो इससे पहले के प्रोविजंस थे, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था और उसकी डेफिनेशन क्लॉज थी, क्या पार्टनरशिप होता है, क्या एसेंशियल्स होते हैं उसके, कैसे मतलब पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज इस लेक्चर में ये देख रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म वो भी एक मतलब बिजनेस एंटिटी होती है और कोई कंपनी भी एक बिजनेस एंटिटी होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए क्या बेनिफिट होते हैं, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाता है और कंपनी बनाता है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, इसको हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, कई लेवल पर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को, ठीक है। दोनों के बीच में कई आधारों पर, कई ग्राउंड्स पर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। हम आगे डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जितने भी टॉपिक पर वीडियोस डिलीवर कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका अपडेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन, ठीक है। जब किसी पार्टनरशिप फर्म का गठन होता है या किसी कंपनी का गठन होता है, तो फॉर्मेशन के आधार पर दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। कैसे करेंगे? पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप फर्म अगर बनानी है तो उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविज़न किए गए हैं, ठीक है। और अगर कोई कंपनी बनानी है तो उसके बारे में प्रोविज़न कंपनीज एक्ट 2013 में किए गए हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए एटलीस्ट या मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी बनाने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। प्राइवेट कंपनी अगर आप गठित कर रहे हैं तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए। तो कंपनी बनाने के लिए आपको कंपनीज एक्ट 2013 की जो प्रोविजंस हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और कंपनी बनाना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है। आपको पेड अप कैपिटल बताना पड़ेगा, ऑथराइज कैपिटल बताना पड़ेगा कितनी होती है, उसको फिर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, है ना, इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा। तो एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है किसी कंपनी का गठित करना। लेकिन पार्टनरशिप फर्म बनाना एक कंपैरेटिवली आसान प्रोसीजर होता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर आते हैं। पार्टनरशिप फर्म जो है मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि उसको आप पार्टनरशिप फर्म नहीं मानोगे, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब भी पार्टीज के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कंपनी बनाने के लिए, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, राइट। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है, यानी कि अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इलीगल एसोसिएशन होगा या फिर पार्टनरशिप होगा, वो कंपनी नहीं हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी एक पार्टनरशिप फर्म के तौर पर मानी जा सकती है। लीगल स्टेटस पे आते हैं। अब पार्टनरशिप इज नॉट डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं और इंडिविजुअली उनको पार्टनर्स बोलते हैं। तो इनकी कोई डिस्टिंक्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। In a case of company, whoever, however, the numbers are quite distinct from the company, which is a juristic person. In other word, a company is an artificial person in eyes of
लॉ enjoying a distinct legal entity apart from its member। कहने का मतलब यह है कि कोई कंपनी जो होती है उसकी एक सेपरेट डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, और कंपनी के जो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं वो उसके मेंबर्स के राइट एंड ड्यूटी से अलग होते हैं। यानी कि मेंबर्स जो हैं कंपनी के, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ वहीं तक होती है जहां तक वो शेयर को होल्ड करते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इसमें पार्टनरशिप फर्म की एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। जो पार्टनर्स हैं इंडिविजुअली उनको पार्टनर बोला जाता है, कलेक्टिवली फर्म बोला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लीगल स्टेटस के आधार पर आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। द एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स दैट ब्रिंग्स अ पार्टनरशिप इनटू एग्जिस्टेंस मे और मे नॉट बी इन राइटिंग। If it is in writing, it becomes a private document. As such, outsiders cannot have recourse to its content। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और लेकिन वो एग्रीमेंट रिटन होगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एक्सप्रेसिव होगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी दोनों पार्टीज के बीच में हो सकता है। इफ इट इज इन राइटिंग, अगर ये लिखित है तो ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जहां तक हम कंपनी की बात करते हैं, द एग्रीमेंट दैट ब्रिंग्स अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मस्ट बी इन राइटिंग, रिटन में होना चाहिए। और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ सबमिट किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है, इस आधार पर भी दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस engaged in banking activity the maximum number of members is 10। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं, और अदर टाइप की जो फर्म होती है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होना चाहिए और अधिकतम 50 हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप इज ज्वाइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड, बट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम, राइट। जो पार्टनर्स हैं उनकी ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है और सेवरल यानी कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी होती है, राइट। फर्म के द्वारा किए गए प्रत्येक कामों के लिए उसके पार्टनर्स जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि फर्म अपने आप से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, उसके पार्टनर्स ही फर्म के द्वारा किए गए सभी कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में कंपनीज के जो मेंबर हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, वो सिर्फ वहीं तक लाइबल होते हैं, दे आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स दे होल्ड। यानी कि जिस सीमा तक वो शेयर्स को होल्ड करते हैं उस सीमा तक ही वो लाइबल होते हैं। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट्स। अ पार्टनरशिप में एंगेज इटसेल्फ इन एनी बिजनेस which the partners like, whereas a company can engage itself only in the business mentioned under the subject clause of memorandum। कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार के बिजनेस में एंगेज हो सकती है, लेकिन कंपनी सिर्फ वही बिजनेस करेगी जो उसके मेमोरेंडम ऑफ जो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहेंगी, ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, सिर्फ उन्हीं एरियाज में वो डील कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स के आधार पर भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, राइट। देखिए ये हमारा चैनल है बाय लॉ एकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्लेलिस्ट हम बता रहे हैं, ये प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मतलब सारी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। IPC पर वीडियोस बने हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर वीडियोस बने हुए हैं, TPA पर वीडियोस बने, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर जो आपकी जुडिशरी में आते हैं, तो आपको सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कैपिटल पे।
कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स कैन बी ऑल्टर्ड फ्रीली बट द कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, राइट। जो पार्टनरशिप फर्म होती है इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है, और पार्टनर्स जो हैं कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन कंपनी जो होती है, कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सारी बातें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं कि कितना ऑथराइज कैपिटल है, कितना पेडअप कैपिटल है, ठीक है, और कितने जो है क्या शेयर्स खरीदे जा चुके हैं। ये सारी चीज़ें कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने मेमोरेंडम में दिखाना पड़ता है, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन किए बिना कंपनी अपने कैपिटल में, कैपिटल होल्डिंग में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यानी कि अगर कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाया है कि 10 करोड़ रुपए कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर्स कंपनी जारी नहीं कर सकती है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के बारे में एज सच स्थिति नहीं होती है, वहाँ पर पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है और वो उसको ऑल्टर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की हम बात करें, द प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बिलोंग टू ऑल द पार्टनर्स एज सच द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर। जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कंपनी के मामले में कंपनी के अपने एसेट्स अलग होते हैं, कंपनी के नाम से होते हैं, और उसके मेंबर्स के एसेट्स अलग होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट इन केस ऑफ पार्टनरशिप every partner is entitled to take part in the management of the partnership business. In the case of company, the management of its affair is entrusted to a board of directors duly elected by members. यानी कि कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि उसके मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं वो संभालते हैं। लेकिन किसी पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है, मैनेजमेंट है, वो उसके पार्टनरशिप देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजेंसी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एजेंसी, क्योंकि कोई एंटिटी पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है उसको देखने के लिए ये जरूर देखना पड़ता है कि वहाँ पर एजेंसी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। एजेंसी का मतलब होता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर अदर पार्टनर्स के बिहाफ पर, ठीक है, जैसे एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट करता है, उसी तरीके से क्या कोई किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर अन्य पार्टनर्स के बिहाफ पर एक्ट करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, यानी कि उनके बीच में एजेंसी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात को इंश्योर करना पड़ता है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज द एसेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इन द केस ऑफ कंपनी हाउएवर नो मेंबर इज एजेंट ऑफ द कंपनी। कोई कंपनी के मामले में ऐसा कोई एजेंसी नहीं होती है, ठीक है। नो मेंबर कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पर कोई मेंबर नहीं करेगा, कंपनी इटसेल्फ करेगी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कोई पार्टनर क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। तो एजेंसी जो है दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन का एक बड़ा ग्राउंड है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप without the consent of the other partner. If he does so without the consent of any others, the partnership is deemed to have been dissolved. यानी कि एक पार्टनर के बिहाफ पर दूसरा पार्टनर शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है, ठीक है, विदाउट कंसेंट नहीं कर सकता, और अगर दूसरे पार्टनर के कंसेंट के बिना ऐसा कर रहा है तो पार्टनरशिप फर्म वहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन कंपनी के मामले में ऐसा नहीं होता है। आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग डिसॉल्यूशन पे। While a partnership is dissolved by death or insolvency of a partner, a company is not affected by any such contingency. कंपनी जो है परपेचुअल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। अगर उसके डायरेक्टर्स मर भी जाते हैं, ठीक है, तब भी कंपनी जिंदा बनी रहती है, डायरेक्टर्स वगैरह सब रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के बारे में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ये 13 ग्राउंड्स हमने यहाँ पर लिए, इनके आधार पर जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेल आईडी दी हुई है, आप मेल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।